Hello everyone. Welcome to this new session of covering entire polity through the real text of the Constitution. और जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, ये हमारा एक यूनिक इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कि जिसमें हम जो रियल टेक्स्ट है, बेयर एक्ट है, ठीक है, जो रियल टेक्स्ट है उसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजंस को, है ना, पॉलिटी को वेरियस डायमेंशन से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। शुरू करते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को एक साथ, ठीक है, दोनों को एक साथ हम कवर कर चुके हैं और यहाँ तक ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एटसेट्रा, कूपर केस एटसेट्रा हमने देखे, ठीक है, डीसी वाधवा जजमेंट एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। और गवर्नर से रिलेटेड भी जो ऐसी पावर्स हैं ऑलरेडी सब सफाचट हो चुका है। अब हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं वो है यूनियन जुडिशरी एंड स्टेट जुडिशरी, दोनों कंबाइंड। उसके बाद अपना बचता है लोअर जुडिशरी। उसके बाद हमारा बचता है पंचायती राज और ठीक है, जो मतलब ये सारे कंबाइंड है। तो ये 3 मेन टॉपिक बचते हैं। उसके बाद बहुत छोटे छोटे एंसिलरी टॉपिक्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगेगा। शुरू करते हैं। आज हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये एक रैपिड रिवीजन टाइप से, नो डाउट सब चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी, इवन उतनी जो आपने हो सकता है पढ़ी भी ना हो, अपनी लक्ष्मीकांत में भी ना पढ़ी हो, लेकिन कोशिश की जाएगी कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो लंबा ये सेशन रहने वाला है। शुरू करते हैं। यूनियन जुडिशरी और स्टेट जुडिशरी एक साथ हम ये चीज़ें कवर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हाईलाइट हो गया अपना इधर, ठीक है। तो स्टेट जुडिशरी और यूनियन जुडिशरी दोनों का यहाँ पे कवर करेंगे। आर्टिकल 124 क्या कहता है, और सिमिलरली आर्टिकल 214, 124 और 214, मतलब इसमें आप 120 जोड़ दो तो, है ना, 1 मिनट, इसमें आप 90 घटा दो अगेन, तो ये आपका बन जाएगा 124, ठीक है। तो 124 और 214 ये आर्टिकल्स आपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मेंस में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लिए बनाया जाएगा और इसका एक चीफ जस्टिस होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि एक चीफ जस्टिस होगा और नॉर्मली हमारे जो है 7 अदर जजेस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, नॉर्मली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 7 जजेस प्लस एक चीफ जस्टिस होना था। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल हमारे पास 34 जजेस हैं, ठीक है, 33 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस, ठीक है। तो ये जजेस का जो नंबर है सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड किया जा रहा है बाय पार्लियामेंट कानून बना करके नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, ये पार्लियामेंट लॉ बना करके सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सिमिलर प्रोविजन हाई कोर्ट की रिगार्डिंग भी है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट लिखा है, इंपॉर्टेंट बात है, इन ईच स्टेट नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वाई? बिकॉज 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है एनेबल किया गया है कि प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो 2 और मोर स्टेट्स को, सॉरी, पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश हाई कोर्ट, मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया था, फॉर 2 और मोर स्टेट्स। दैट मीन्स अगर मतलब इस तरीके से देखा जाए तो सारे स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है लीगली, अगर देखें वो भी इलीगल नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। दैट मीन्स हर स्टेट के पास कहीं ना कहीं कोई हाई कोर्ट होना चाहिए, बट देयर कैन बी कंबाइंड हाई कोर्ट ऑल्सो, है ना। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कंबाइंड हाई कोर्ट फॉर द यूटी ऑफ चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा, कंबाइंड हाई कोर्ट, ठीक है। देर आर मैनी अदर कंबाइंड हाई कोर्ट्स ऑल्सो। तो ऐसे कई सारे कंबाइंड हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट्स के लिए स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, हमने ऊपर देखा कि जो नंबर ऑफ जजेस है वो हाई कोर्ट के, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कौन डिसाइड कर रहा है? पार्लियामेंट। हाई कोर्ट में कौन डिसाइड कर रहा है? प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट बातें कुछ ये है। अब देखिए, जब हम ये कोर्ट के सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा यूएसए के कोर्ट के सिस्टम के साथ और मे बी यूके के कोर्ट के सिस्टम के साथ। यूएसए में चलता है फेडरल जुडिशरी माने देयर इज अ सेपरेट स्टेट कोर्ट एंड देयर इज अ सेपरेट यूनियन या फिर, ठीक है, फेडरल कोर्ट, फेड कोर्ट। ये जो फेडरल कोर्ट है ये फेडरल लेवल के, दैट मीन्स सेंटर के लॉज को, ठीक है, सेंटर के लॉज को कौन एडजुडिकेट करेगा? फेडरल कोर्ट। स्टेट के लॉ को वहां का स्टेट का कोर्ट। ये है वहां की फेडरल जुडिशरी। इंडिया में भी ऐसा करने की कोशिश की गई थी। By 42nd Constitution Amendment Act, and a provision was added to the Constitution that
हाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू द लॉज ऑफ द सेंटर। तो हाई कोर्ट की रिव्यू पावर विद रिस्पेक्ट टू द लॉज एंड द लेजिस्लेशन ऑफ द सेंटर, दे वर, ठीक है, दोज पावर्स वर टेकन ऑफ फ्रॉम द हाई कोर्ट्स। लेकिन भाई साहब इसी को फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उसे अमेंड कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये प्रोविजन फिर हटा दिया गया। नाउ हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट बोथ कैन रिव्यू द लॉज ऑफ बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर। समझ रहे हो? तो रिव्यू पावर्स दोनों के पास है। हाई कोर्ट भी सेंट्रल लॉज को रिव्यू कर सकता है। इस पे यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट बात है। तो ये फेडरल जुडिशरी यूके की है, यूएसए की है, इंडिया की इंटीग्रेटेड जुडिशरी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक सिंक में चलते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट को सुप्रीम, आगे हम देखेंगे इन सारे प्रोविजंस को देखेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग ये जो बेसिक प्रोविजन है ये हमें मालूम हो गया। फिर देखिए हाई कोर्ट्स की इंडिया में हिस्ट्री भी, ये भी थोड़ी, अगर आप है ना हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देखें तो 1862 में पहली बार 3 हाई कोर्ट इंडिया में बनाए गए थे। ठीक है, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, ये 3 सबसे पहले स्टैब्लिश किए गए हाई कोर्ट हैं। फिर 1868 के आसपास, 1868 में, ठीक है, दो जो है आपके, ठीक है, एक और हाई कोर्ट बनाया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी हाई कोर्ट्स की जो है, ठीक है, ये हाई कोर्ट के रेफरेंस में जो इंडिया में प्रोविज़न किए गए हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल प्रोविज़न रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में, दीज आर द प्रोविज़न जो थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, इन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक मिनट रुकना है आपने। ठीक है, 1 सेकेंड, देयर इज अ मैसेज। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ हो गया वॉइस नोट डन। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि 1862 और 1860, ठीक है, 67 या 66 आई थिंक, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एज द फोर्थ कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, ये एक बार कंफर्म कर लेना ये डेट, अगर आपको पता हो तो, पता करनी हो तो। ठीक है, अदरवाइज इस पे इस तरीके से सवाल वो पूछ तो जरूर सकते हैं। वो आपसे बस ये पूछ सकते हैं कि अर्लीस्ट हाई कोर्ट इंडिया में कौन से इस्टेब्लिश किए गए थे और कब ये इस्टेब्लिश किए गए थे। डेट्स एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे उतना है ना चीज़ें याद रहती नहीं है डेट्स वगैरह, लेकिन हाँ है कुछ यही रेंजेस की। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछे कि अपॉइंटमेंट जो है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी वो की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ आप जब भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आपको एनजेक के बारे में मेंशन हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाई ये वाला पोर्शन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं किया गया है। ठीक है, अब जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो ये प्रोविजन था, है ना, और जो आज भी इफेक्टिव है वो ये प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज प्रेसिडेंट मे डीम फिट। तो पहले तो प्रेसिडेंट को, ठीक है, जब फर्स्ट जजेस केस हुआ, सेकंड जजेस केस हुआ, बेसिकली सेकंड जजेस केस 1992 के पहले प्रेसिडेंट लगभग दैट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव अपनी मन मर्जी करते थे किसी को भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद इस बात को चैलेंज किया गया कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनसे प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, क्या उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी या नहीं, इस पे डिफरेंट केसेज आए। देयर वाज फर्स्ट जजेस केस इन 1982, देयर वाज फर्स्ट जजेस केस जिसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द एडवाइस ऑफ द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया does not mean concurrence. That means चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन देंगे वो बाइंडिंग नहीं है। लेकिन फिर आया
है ना, इससे एक बड़ा इशू ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की या फिर जो जुडिशरी की जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उस पर एक बड़ा आघात लग सकता है। तो भैया जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हम बचाए रखने के लिए देयर वाज सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस 1992 में ये बात स्पेसिफिकली कही गई, इंपॉर्टेंट बात है, ये बात स्पेसिफिकली कही गई कि जो सीजेआई की एडवाइस है, नंबर वन इट इज बाइंडिंग। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीजेआई की जो एडवाइस है ना, ये सीजेआई की सोल एडवाइस नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट विल कंसल्ट टू अदर जजेस। ये आपको पूरा याद रह जाएगा, इसमें कुछ भी आपको है ना ये कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट में जब भी सीजेआई को रिकमेंडेशन करनी हो तो वो 2 अदर जजेस से कंसल्ट करेंगे, और जब भी हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में अगर आपको अपॉइंटमेंट करनी हो तो सीजेआई है ना, सीजेआई कैन रिकमेंड ऑन इट्स ओन, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 अदर जजेस की रिकमेंडेशन देने के लिए उसे जरूरत नहीं है। इसी नंबर को फिर बढ़ा दिया गया, इसी नंबर को बढ़ा दिया गया थर्ड जजेस केस में कि भैया ये भी जो है ये इनसफिशिएंट नंबर है, राइट। इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहा गया कि सीजेआई की अपनी एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। सीजेआई को अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अब ये वाला केस चलता है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये अभी चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट जब होनी है तो सीजेआई 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के, इंपॉर्टेंट बात है। और हाई कोर्ट के जजेस के रेफरेंस में जब भी अपॉइंटमेंट देनी हो तो हाई कोर्ट है ना, तो हाई कोर्ट के रेफरेंस में सीजेआई 2 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को है ना उनको कंसल्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सीजेआई मे कंसल्ट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न्ड एज वेल, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न्ड एज वेल, तो सीजेआई मे टेक देयर एडवाइस एज वेल। तो अभी के हिसाब से जो मैंडेट है वो है सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस की आपने रिकमेंडेशन देनी है तो है ना सीजेआई को। अब इसका पूरा प्रोसीजर हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि सीजेआई रिकमेंडेशन देगा किसको, सीधा प्रेसिडेंट को जाकर के देगा क्या, या सीजेआई अपनी मर्जी से दे देगा क्या, हु विल इनिशिएट द प्रोसीडिंग। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो इससे है ना बनाए जा सकते हैं। अभी के लिए बस सिस्टम ये समझो कि थर्ड जजेस केस के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन लाया गया है कि सीजेआई की एडवाइस बाइंडिंग होगी, बट सीजेआई की एडवाइस उसकी अपनी एडवाइस नहीं होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपार्ट फ्रॉम है ना, अदर जजेस मीन सीजेआई के अलावा जो बाकी जजेस है, जो 33 जजेस है, उनको अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए अगर किसी का नाम रिकमेंड करना है तो सीजेआई 4 अदर जजेस को कंसल्ट करेगा, और हाई कोर्ट के रेफरेंस में अगर अपॉइंट करना है तो सीजेआई 2 अदर जजेस को अपॉइंट करेगा, ठीक है, 2 अदर जजेस को जो है कंसल्ट करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इनमें से इन 4 जजेस में से 2 ने भी अगर डिसेंटिंग ओपिनियन दे दिया तो सीजेआई उस नाम को रेफर नहीं कर सकता है। तो अगर वो बोले कि विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द नेम्स आर रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड a collegium consisting of 4 other judges and the matter is decided by majority, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कोलिजियम में मैटर इज नॉट डिसाइडेड बाय मेजोरिटी, मैटर इज डिसाइडेड ऑलमोस्ट बाय अ कंसेंट, जिसमें कि अगर एक जज का डिफरेंट ओपिनियन हुआ, एक जज ने अगर बोल दिया है ना कि भाई कोई बात नहीं है ना, ये नाम मैं नहीं चाहता हूँ रिकमेंड करवाना, मैं इसमें ऑब्जेक्शन लगाता हूँ, एक जज का ऑब्जेक्शन चलेगा। इस 5 के कोलिजियम में अगर 2 ने भी अगर डिसेंटिंग ओपिनियन दे दिया तो उसका नाम आगे नहीं जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आपसे वो पूछ सकते हैं कि इन पूरे प्रोसीजर्स को इनिशिएट कौन करेगा, या दूसरी बात ये कि ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर जजेस के नाम तो रिकमेंड कर रहा है, चीफ जस्टिस का नाम कौन रिकमेंड कर रहा है, इसके बारे में क्या क्लैरिटी है? तो इसके बारे में जो ये सेकंड जजेस केस था 1992 सेकंड जजेस केस, इस सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी द सीनियर मोस्ट जज fit to hold that office. That means चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूजुअली सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए, बट अगर वो बोले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी द सीनियर मोस्ट जज तो वो गड़बड़ हो जाएगी।
अगर वो बोले एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, आगे लगा दे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द कोलिजियम। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई प्रोसेस मेंशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए खुद लॉ बनाया हुआ है, ये जो भी मैं बात अभी कर रहा हूं। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूजुअली सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए, लेकिन वो वाला सीनियर मोस्ट जो डीम्ड फिट टू होल्ड दैट ऑफिस हो, है ना। अगर वो फिटनेस क्वालिफाई नहीं करता है, फिटनेस मतलब किसी भी तरीके की मेंटल फिटनेस या अदर फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, अगर वो फिट नहीं है ना, अगर इन द ओपिनियन ऑफ एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो फिट नहीं है तो किसी अदर जज का नाम भी रिकमेंड किया जा सकता है। उस केस में क्या होगा अभी देखते हैं। देखिए, जो भी ये प्रोसेस है जजेस को अपॉइंट करने का, ये प्रोसेस बहुत डिटेल में दिया गया है इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस। ये मेमोरेंडम पब्लिश किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इस मेमोरेंडम के अनुसार जो अभी हमने कोलिजियम सिस्टम पढ़ा, उस कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉर्मली सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए, बट वो फिट भी होना चाहिए टू होल्ड दैट ऑफिस। प्रोसेस जो है इनिशिएट कौन करेगा विद रिस्पेक्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट? प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ। लॉ मिनिस्टर इनिशिएट करेंगे। तो लॉ मिनिस्टर जो अभी आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, अभी के जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे रिकमेंडेशन लेंगे कि आप किसका नाम जो है नॉमिनेट करना चाहते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए। तो अगर वो बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलिजियम के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। नो, विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कोलिजियम की रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है ना किसी अगले जज का नाम वो जो है कंसिडर करेंगे अगर वो फिट है तो। अगर फिट नहीं है, जहां पे ऐसा भी कोई भी ऐसा डाउट आता है, हम मान लो फिटनेस के रिगार्डिंग जो डाउट आए, तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग जो जजेज है, अदर जजेज है, उनके साथ कंसल्ट करके ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। समझ रहे हो? बट ऐसा केस बहुत रेयर है। अभी के लिए अभी ये समझो कि जो भी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रोसेस कौन इनिशिएट कर रहा है? प्रोसेस कौन इनिशिएट कर रहा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में किससे कंसल्ट कर रहा है? एग्जिस्टिंग सीजीआई से पूछ रहा है कि अगला किसका नाम आप दोगे। तो नाम कौन दे रहा है? नाम दे रहा है सीजीआई ही। तभी आपने सोचा होगा कि है ना एग्जिस्टिंग सीजीआई अगले सीजीआई का नाम क्यों दे रहा है, न्यूज़ में भी आता है। बट जो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में प्रोसेस कौन इनिशिएट करता है? अदर जजेस के रिस्पेक्ट में सीजीआई प्रोसेस इनिशिएट करता है। सीजीआई को जब भी लगे कि जज किसी भी जज की पोस्ट खाली हो रही है, तो सीजीआई विल इनिशिएट द प्रोसेस। सीजीआई विल बेसिकली नोटिफाई, सीजीआई विल नोटिफाई द नेम्स, है ना, इनिशिएट द प्रपोजल। और सीजीआई क्या करेंगे? सीजीआई एक प्रपोजल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को सबसे पहले कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी खाली है, आप इसके लिए है ना प्रोसेस जो है आगे बढ़ाएं। तो उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ऐसा इनिशिएशन कर दिया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलिजियम के साथ जो है, ये 4 जजेस के कोलिजियम के साथ बैठ करके डिसाइड करेंगे कि हाँ कि कौन जो है ना किस हाई कोर्ट के जज को हम जो है किस हाई कोर्ट के जज को हम बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जज। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज की क्वालिफिकेशन है ये पहले जाननी पड़ेगी। जो भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है उसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एनजैक इसमें फालतू में इतना दिया गया है, ठीक है। जो क्वालिफिकेशंस दी गई है वो क्वालिफिकेशन दी, अरे यहाँ कहाँ ढूंढूं, मैं सीधे आपको बता देता हूँ इसकी जो क्वालिफिकेशन है। नंबर 1, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्वालिफिकेशंस 3 दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। एज की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, क्वालिफिकेशन 3 दी गई है। नंबर 1 वो सिटीजन ऑफ इंडिया सबसे पहले होना चाहिए। इसके अलावा जो 3 क्वालिफिकेशन है वो ये कि वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज हो, 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। नाउ ये एक आपसे यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको लॉ प्रोफेशन से होना जरूरी है? नो,
इट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। या फिर अगर आपसे वो ये भी पूछे कि क्या भारत में आज तक के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या सारे सुप्रीम कोर्ट के जज आज तक के लॉ के प्रोफेशन से रहे हैं? नहीं। देयर हैज़ बीन अ केस इन 1980s देयर वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज। एक मिनट में नाम ही सर्च कर लेता हूँ आपको, ठीक है। हिज नेम वाज समथिंग, मतलब ही वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इनिशियली, तो उनको जज बना दिया गया था वो एक, है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर। सुप्रीम कोर्ट जज हु डिड नॉट possess a law degree और मे बी समथिंग लाइक दिस, हो सकता है इससे वो आपसे, हाँ, जस्टिस कैलाश नाथ वांचू, 10th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, ये इंडियन सिविल सर्विसेज से बिलोंग करते थे, जस्टिस कैलाश नाथ वांचू। तो ये इंडिया के 10th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ठीक है, बने हुए थे। इनके पास लॉ की डिग्री भी नहीं थी। तो जस्टिस के एन वांचू, ठीक है, ये डब्ल्यू है। तो के एन वांचू जो है, ये बिना लॉ डिग्री के भी इंडिया के चीफ जस्टिस बने हुए थे भाई। तो इंडिया का जज, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आप बिना लॉ डिग्री के भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है कोई। हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में जो जजेस की क्वालिफिकेशन दी गई है वो बस ये है कि आपको, है ना, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस में आप 10 साल तक कम से कम काम करते हो, है ना, और दूसरी बात, आप हाई कोर्ट के 10 साल तक आप हाई कोर्ट के जो है वकील रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो ये वकालत के 10 साल का एक्सपीरियंस, और किसी भी जुडिशियल ऑफिस में, जो जुडिशियल ऑफिस नॉर्मली सबॉर्डिनेट जुडिशरी का रहता है, अगर उसमें आप 10 साल तक काम कर रहे हो तो आप हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। उसमें डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब देखो, जब आपको मालूम है कि हाई कोर्ट, नॉर्मली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर और हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे में जो भी सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जज होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया, अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अदर जजेस अपॉइंट किए जाने हैं, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रपोजल को इनिशिएट करेंगे, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल इनिशिएट द प्रपोजल, और वो एक कोलिजियम के साथ, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ वो कंसल्ट करेंगे, नाम वो डिसाइड करेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को वो फॉरवर्ड कर देंगे उस नाम को। समझ रहे हो? और इंपॉर्टेंट बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फिर इन नामों को प्राइम मिनिस्टर को सौंपेगी, है ना, और प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा, राइट। तो ये बात ध्यान में रखने जरूरी है कि सच नेम्स नीड नॉट नेसेसरली बी कंसिडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां प्राइम मिनिस्टर अपनी फिर वो, है ना, लगा रहे हैं, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे जजेस के नाम हैं जो हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोलिजियम के द्वारा, लेकिन वो नाम फाइनलाइज अभी तक भी नहीं हुए। हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में भी एक ऐसा ही मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, है ना, जज ऑफ द हाई कोर्ट है, उसमें भी जो इनिशिएशन है, प्रपोजल का इनिशिएशन है, वो चीफ जस्टिस ऑफ, है ना, जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इनिशिएट करेगा जो प्रोसेस है। वो कैसे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जहां पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, ठीक है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अदर जजेस के रिस्पेक्ट में जहां वैकेंसी है वो इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे यहां पे वैकेंसी आ गई है। लेकिन जहां चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट खुद, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ही जहां अपॉइंट किया जाना है, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीज़ों को इनिशिएट करेंगे। इन अ नटशेल आपको बस, है ना, ध्यान में ये बात रखनी है कि जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जहां सीजीआई की अपॉइंटमेंट होनी है, वहां प्रोसेस को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस खुद इनिशिएट कर रही है। जहां ऑल अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वहां पे जो प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा वो बाय सीजीआई किया जाएगा।
है ना। बाकी इतना डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, ये बस आपकी क्लैरिटी के लिए कि हाँ जो प्रोसेस है यहाँ कुछ और मेंशन है, लेकिन फिर आगे की क्लैरिटी नहीं है कि इसमें जब ये बाइंडिंग है, मान लो ये जो प्रपोजल है ये बाइंडिंग है, ठीक है, ये बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, तो भैया बीच में ये लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री जो है ये अड़ंगा कैसे डाल देती है? ये अड़ंगा डाल देती है डीम्ड फिट टू होल्ड दैट ऑफिस के थ्रू। वो कुछ ना कुछ बीच में, है ना, या तो वो आईबी की रिपोर्ट अटैच कर देंगे किसी जज के लिए कि नहीं नहीं ये बंदा जो है ये फिट नहीं है, आईबी ये कहता है, रिपोर्ट अटैच कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो भी जज आपने अपॉइंट करना है उसमें क्लॉज ये लगा हुआ है कि वो डीम्ड फिट टू होल्ड दैट ऑफिस होना चाहिए। तो हाई कोर्ट के जजेस के रिस्पेक्ट में ऐसे बड़े सारे अड़ंगे लगा रहे हैं कि ये इस वजह से फिट नहीं है, ये उस वजह से फिट नहीं है, इसीलिए बहुत सारे हाई कोर्ट्स में वैकेंसी भी है ना। दैट्स वाई यू सी दोज न्यूज़ आर्टिकल्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो रिकमेंड कर दिया है, सीजीआई ने नाम रिकमेंड कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट प्रोसीडिंग विद इट बिकॉज देर इज नो टाइम लिमिट ऑल्सो। There is no time limit on the president to consider the advice of Chief Justice of India कि विद इन दिस टाइम पीरियड आपको एडवाइस कंसिडर करनी है। नो, देर इज नो सच टाइम पीरियड। तो ये बात ध्यान में रखना है। फिर देखिए जो भी जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है चाहे वो हाई कोर्ट का है, रिजाइन किसे कहेंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को। हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? प्रेसिडेंट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि रिजाइन तो अलग बात है, इनकी जो ओथ ऑफ ऑफिस है, ओथ ऑफ ऑफिस है, वो ओथ ऑफ ऑफिस भी प्रेसिडेंट ही, ठीक है, प्रेसिडेंट या फिर any other person appointed by president for that purpose। तो oath of office कौन एडमिनिस्टर करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रेसिडेंट। ओथ ऑफ ऑफिस कहाँ लिखी हुई है, कौन से स्केड्यूल में इसके? ठीक है, ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाई मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं कि बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एटसेट्रा, ये आपको कौन से स्केड्यूल में मिलेंगे। आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ ऑफ ऑफिस क्या उस शेड्यूल में लिखी गई है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से लिखी गई है ना। गवर्नर की भी ओथ। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि हु आर द ओनली ऑफिसेज इन द कंट्री, ओनली 2 ऑफिसेज इन द कंट्री जो कि टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? तो ये ओथ ऑफ ऑफिस का भी हो गया। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को ओथ ऑफ ऑफिस दे रहे हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ओथ कौन एडमिनिस्टर कर रहे हैं? गवर्नर और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नर फॉर दैट पर्पज। प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्पज। ये क्लॉज जरूरी है। आपसे वो अच्छा स्टेटमेंट ये बन सकता है, पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज ओथ कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्पज। उसमें एक ऑफिस वो सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे, है ना, उसमें वो एक ऑफिस वो, है ना, एक ऑफिस वो यूपीएससी कहेंगे, यूपीएससी के चेयरमैन या फिर मेंबर। एक ऑफिस वो डाल देंगे मिनिस्टर ऑफ यूनियन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि, है ना, एक ऑफिस वो एमपी डाल देंगे। तो ये ऊपर के सारे ऑफिसेज को इवन एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्पज, है ना, एनी अदर पर्सन देन प्रेसिडेंट भी ओथ एडमिनिस्टर कर सकता है अगर प्रेसिडेंट ने उसे अपॉइंट कर रखा है तो। लेकिन भाई साहब जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन है या फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसे प्रेसिडेंट या गवर्नर ही ओथ देते हैं। यूनियन के केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में, है ना, वो स्टेट के केस में गवर्नर। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, यहां से वो सवाल पूछ सकते हैं। फिर आता है रिमूवल ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। दोनों का प्रोसेस सेम है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। रिमूवल अगर वो बोले कि प्रेसिडेंट, द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। अगर बोले कि जजेज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी रिमूव्ड बाय गवर्नर, स्टेटमेंट गलत होगी। बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वही रिमूव करेगा, बाय प्रेसिडेंट। अगर वो बोले कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शैल बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट, बाय पासिंग 2/3, बाय पासिंग अ लॉ, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। अगर वो ऐसी स्टेटमेंट भी दे दे कि शैल बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट, नो, शैल बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर रिसीविंग अ रेजोल्यूशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, है ना, जो कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास किया गया हो, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। इसके लिए
जो प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बस इतना है कि प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव करेंगे 2/3 मेजोरिटी से, लेकिन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से वो रेजोल्यूशन एक पास होना चाहिए फॉर देयर रिमूवल। ग्राउंड क्या है दोनों के रिमूवल के? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। समझ रहे हो? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और सेम आपका चलता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, जो सीईसी है इंडिया का, अगर इसे भी रिमूव करना है तो लाइक मैनर एंड लाइक ग्राउंड्स पे रिमूव होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये बात है। और अगर आपको कैग को रिमूव करना है तो लाइक मैनर और लाइक ग्राउंड पे ही रिमूव होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिमूवल का अंदर वाला प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। वो प्रोसेस कौन डिसाइड करेगा? वो प्रोसेस डिसाइड करेगा पार्लियामेंट में बाय लॉ। पार्लियामेंट लॉ बना करके वो प्रोसेस भी जो है रेगुलेट प्रोसीजर है ना, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सच रेजोल्यूशन और सच एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर दिया गया है। सिंपल है ना प्रोसीजर आपने ध्यान में रखना है कि अ मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर लोकसभा में प्रेजेंट करना है तो पहले 100 एमपीज का उसमें सिग्नेचर चाहिए, आपको रेटिफिकेशन चाहिए। अगर राज्यसभा में पेश करना है तो 50 एमपीज का उसमें सिग्नेचर चाहिए। प्रेसिडेंट के रिमूवल में क्या चीज था? प्रेसिडेंट के रिमूवल में था कि 1/4 एमपीज का उसमें आपको रेटिफिकेशन पहले चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में 1/4 था और ये 100 से बहुत ऊपर जाता है 1/4। ठीक है, ये आप समझ लो कि आजकल 545 है जो मतलब ऐसे फील्ड वैकेंसी है, इसका 1/4 निकाल लो तो ये 100 से भी ऊपर नंबर जाता है। तो प्रेसिडेंट के केस में ये थोड़ा रिजिड मामला है। और प्रेसिडेंट के है ना, ये हो गया आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट का पहला। रेजोल्यूशन पेश किया जा सकता है कहीं भी। मान लो लोकसभा में रेजोल्यूशन पेश किया तो स्पीकर कैन आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, देयर इज नो मैंडेट। मान लो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया, स्पीकर कैन आइदर प्रेजेंट एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। इफ एक्सेप्टेड, और अगर लोकसभा इसे 2/3 मेजोरिटी से पास भी कर दे, अगर पास भी कर दे, फिर ये जाएगा सेकेंड हाउस में, राज्यसभा में। या फिर अगर पहले राज्यसभा में पेश हुआ है तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा लोकसभा के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स कि सेकेंड हाउस में जब ये जाएगा तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी बाय सेकेंड हाउस। इंक्वायरी कमेटी स्टेब्लिश की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी के 3 मेंबर होंगे। एक होगा सीजेआई या फिर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय सीजेआई फॉर दैट पर्पस। एक होगा कोई भी जज ऑफ हाई कोर्ट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सीजेएचसी। एक होगा एनी अदर पर्सन, है ना, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, है ना, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जो कि इसमें अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्पीकर और द, है ना, चेयरमैन फॉर दैट पर्पस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कमेटी, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जज पे, ये सेकंड हाउस में हो रही है। सवाल आपसे वो ये पूछेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन कौन से हाउस में हो रही है? सेकंड हाउस में। प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है इन द फर्स्ट हाउस इटसेल्फ, फर्स्ट हाउस इटसेल्फ। ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है इन द फर्स्ट हाउस इटसेल्फ। समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखनी है। और फर्स्ट हाउस में भी, है ना, ये जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सो द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस कैन रेफर द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट पे कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तभी हमने देखा कि नॉर्मली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट कंट्री का, वो नॉर्मल केसेस में प्रेसिडेंट पे इंक्वायरी नहीं चला सकता है। बट अगर उस पे, अगर प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को केस रेफर किया जा सकता है फॉर इंक्वायरी। उस केस में चल सकता है। अगर वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दे कि इन एनी केस प्रेसिडेंट पे कोई इंक्वायरी नहीं चल सकती सुप्रीम कोर्ट की, तो वो भी आपकी गलत हो जाएगी। ये कुछ निटी-ग्रिटीज है, डिटेल्स है, हमने पिछले सेशंस में देखा हुआ है। अगर आपको इस बारे में क्लैरिटी नहीं है तो एक बार जाकर के वो देखिएगा जरूर। ठीक है, ये हो गया आपका। बस अगर सेकंड हाउस में भी पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट एक गजेट नोटिफिकेशन इशू करेगा कि सच एंड सच जज स्टैंड्स, है ना, स्टैंड्स रिमूव्ड। क्या इसके लिए इंपीचमेंट वर्ड का यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? नो। इंपीचमेंट वर्ड का यूज कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में किया गया है, नन अदर अथॉरिटी।
इतनी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान में रखने लायक इसमें नहीं है। सिंपल बात है, जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूनियन, ये फालतू में है ना, ये एनजेक का स्ट्रक्चर इसमें दे के रखा हुआ है। ये एक्चुअल में जो आपका, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ठीक है, तो एनजेक को जो फोर्थ जजेस केस है उसमें इस कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था इस ग्राउंड पे, क्योंकि भैया यूनियन मिनिस्टर जो है इसको एक तरीके से कमीशन का मेंबर बना दिया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर वो पूछे कि एनजेक जो है किसकी अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया था, तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बनाया गया था, ये सबॉर्डिनेट जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं था। तो इसमें यूनियन मिनिस्टर भी एक मेंबर होना था, है ना, 2 अदर एमिनेंट पर्सन्स जो कि एक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए जाने थे वो भी इस कमीशन का मेंबर होना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस में थोड़ी इंटरफेरेंस है, आप थोड़ा दूर रहिए इससे, इनके लिए हर चीज़ फिर इंटरफेरेंस हो जाती है, इसलिए कोई भी इसमें आपको ज़्यादा जानने की, है ना, ज़रूरत नहीं है एनजेक के बारे में। क्लियर। सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो है सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरीज है, सैलरी और पेंशन वगैरह, है ना, जो भी है वो चार्ज होंगे किस पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। सिमिलरली जो हाई कोर्ट के सैलरी पेंशन वगैरह है, ठीक है, हाँ, ओथ का हमने देख लिया, गवर्नर ऑफ स्टेट कराएगा, है ना, हाँ, ये मैंने गलत ही आपको शो कर दिया, मुझे स्केड्यूल बताना है ओथ कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जो इनकी सैलरीज हैं, सैलरीज कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लाई जाएगी। हाई कोर्ट की जो जजेस की सैलरी है दे आर ऑल्सो चार्ज्ड, लेकिन वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी उनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकाली जाती है। लेकिन जो इनके पेंशन है, पेंशन यूनियन ऑफ इंडिया देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सैलरी निकाली जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, पेंशन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको थोड़ा इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सैलरी वगैरह से रिलेटेड कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस के नंबर कौन डिसाइड कर रहा है कि कितने जजेस होंगे, प्रेसिडेंट, वो उसमें पार्लियामेंट का वो नहीं है, रोल नहीं है। यहां से वो सवाल बना सकते हैं इन सारी चीज़ों से, यहीं से बनाएगा वो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है उनकी सैलरी इनकी डिसएडवांटेज में वेरी नहीं की जा सकती। मतलब अगर 1 लाख आज थी, कल को 90,000 नहीं की जा सकती, बढ़ाई ही जा सकती है ना। लेकिन क्या हर केस में ऐसा होगा, नो। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी एनी ऑफिस अदर देन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के ऑफिस के अलावा बाकी किसी भी ऑफिस की सैलरीज घटाई जा सकती है, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये बात ध्यान में रखनी है। अब 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन आते हैं, है ना, 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन आते हैं। एक आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। मान लो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डेथ हो गई, एब्सेंस है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज है, मतलब वो बीमार है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, प्रेसिडेंट को रिटर्न में दे दिया है कि आई एम अनेबल टू परफॉर्म माई ड्यूटी एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ, है ना, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया, है ना, अपॉइंट किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। और उस, है ना, वो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो भी नॉर्मली सीनियर मोस्ट जज ही होगा। इसके लिए भी मेमोरेंडम ऑफ, है ना, उसके लिए, है ना, उतना डेप्थ में मेमोरेंडम को जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एड हॉक, है ना, रिटायर्ड जजेस वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके लिए भी प्रोविजन बनाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को इतने डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट कर रहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अभी बहुत ध्यान से सुनना इस वाले पोर्शन को, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे लाइफ में। देयर आर 2 थिंग्स। नंबर 1, एक्टिंग चीफ जस्टिस। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस, ये दोनों केसेस में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। लेकिन देयर आर अदर केसेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहां मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये केस है हाई कोर्ट का, है ना। सुप्रीम कोर्ट में देयर आर 2 अदर कैटेगरीज ऑफ जजेस। एक जज की कैटेगरी है एड हॉक जज, ठीक है, एक जज की कैटेगरी है एड हॉक जज।
तो जो एड हॉक जज है और एक अदर कैटेगरी है रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज, इंपॉर्टेंट बात यह है, एड हॉक जज और रिटायर्ड जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लो प्रेसिडेंट, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगे कि हमारे पास जो है इनफ स्ट्रेंथ नहीं है जजेस की, केसेस बहुत पेंडिंग है, तो सीजीआई किसी भी हाई कोर्ट के जज को एड हॉक जज बना सकता है, हाई कोर्ट के प्रेजेंट जज को एड हॉक जज बना सकता है, लेकिन सिर्फ उसी जज को जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। क्या क्वालिफिकेशन देखी थी हमने? 3 क्वालिफिकेशन थी, उनमें से 5 साल की हाई कोर्ट का मिनिमम आपका है ना जज बनना भी जरूरी है। मिनिमम 5 साल तक आप हाई कोर्ट के जज बन सके। तो इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो ऐसे बोल दे कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट एनी जज एज हाई कोर्ट जज, एनी पर्सन एज हाई कोर्ट जज, तो वो गलत हो जाएगी। ओनली हाई कोर्ट का एग्जिस्टिंग सर्विंग जज को एड हॉक जज बनाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई साहब, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो एड हॉक जजेस हैं ये जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं। कब? जब जो है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगे कि हमारे पास जजेस की कमी पड़ी हुई है, नंबर 1। दूसरी बात, ये क्वालिफाइड होने चाहिए टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, कंसेंट जरूरी है। किन किन का? एक उस जज का जिसे आपने अपॉइंट करना है, दूसरा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी इसमें, उस पर्टिकुलर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी कंसेंट लेना है ना जरूरी है, समझ रहे हो? तो ये बात थोड़ा है ना, प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और हाँ तीसरा कंसेंट प्रेसिडेंट का, ये भी जरूरी है। दोनों केसेस में देखो, रिटायर्ड जज को भी और एड हॉक जज को भी सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन अपॉइंट कर रहा है? सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन अपॉइंट कर रहा है? सीजीआई, विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बस इतना ध्यान में रखो कि कौन सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन अपॉइंट कर रहा है? सीजीआई, विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन हाई कोर्ट के केस में सेम काम सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट, है ना। हाई कोर्ट के केस में सिर्फ रिटायर्ड जज को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बुला सकता है टू सिट इन द कोर्ट, है ना, टू सिट इन द बेंच। हाई कोर्ट के केस में जो है ये देखिए, जो एडिशनल और एक्टिंग जजेज है हाई कोर्ट में। इंपॉर्टेंट बात है, हाई कोर्ट में 2 कैटेगरियां, ठीक है, अलग से है। सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में तो हमने ये पढ़ा, एक एड हॉक जज और एक रिटायर्ड जज। हाई कोर्ट के केस में एड हॉक जज का मेंशन नहीं है। हाई कोर्ट के केस में 2 जजेस मेंशन्ड है, ठीक है, एड हॉक की जगह। एक है एक्टिंग जज, एक है एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस दोनों केस में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस में, एक्टिंग चीफ जस्टिस को सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। हाई कोर्ट के केस में अभी के ये जो जजेस हम पढ़ेंगे, है ना, एक्टिंग जज और एड हॉक जज, ठीक है, एक्टिंग जज और ठीक है, और एडिशनल जज, सॉरी, और एडिशनल जज, बस इतना ध्यान में रखना है। ये दोनों जजेस को कौन अपॉइंट कर रहा है? सिर्फ प्रेसिडेंट। यहां चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्ड जज को बुला सकता है, लेकिन तो रिटायर्ड जज जहां पे भी अपॉइंट होंगे, कौन रिटायर्ड जजेस को बुला सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वो बोल सकता है रिटायर्ड जज को कि प्लीज आइए, हमारे पास यहाँ पे बेंच खाली है, यहाँ पे आप मैटर हियर कीजिए। तो रिटायर्ड जज के पास पूरी वो अथॉरिटी होगी जो कि किसी भी अदर जज के पास नॉर्मली रहती है, सारी अथॉरिटीज होगी। बट फॉर एनी अदर पर्पज वो जज ऑफ हाई कोर्ट कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग द मैटर्स एलोकेटेड टू हिज बेंच, सिर्फ उस पर्पज के लिए उसे जज ऑफ हाई कोर्ट कंसिडर किया जाए। फॉर एनी अदर पर्पज जज ऑफ हाई कोर्ट उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स वो किसी भी कोलिजियम वगैरह का पार्ट नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, आपको यह ध्यान में रखनी है, राइट। अगली बात, एक्टिंग जज और एडिशनल जज, ये 2 कैटेगरी ऑफ जजेस हैं। एक्टिंग जज जो है ये टेम्परेरी जज होता है,
जहां भी एक्टिंग एक्टिंग लगे दैट मीन्स टेम्परेरी। एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट तब तक जज बना रहेगा जब तक जो एग्जिस्टिंग जज की सीट खाली है, जब तक ये परमानेंट जज से भर नहीं जाती तब तक ये बना रहेगा। एडिशनल जज सिर्फ 2 साल के लिए जो है अपॉइंट हो सकता है। एडिशनल जज अगर हाई कोर्ट में आ रहा है, मान लो 32 की स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट की, किसी हाई कोर्ट के, उसमें एक एडिशनल डाल दिया, ठीक है, किसने, प्रेसिडेंट ने, तो वो एडिशनल जज सिर्फ 2 साल, मैक्सिमम 2 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। रिटायर्ड जज को कौन अपॉइंट करेगा, इंपॉर्टेंट, इन अ नटशेल रिवाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस में हमने देखा, देखो दोनों के केस में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस में, अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाना हो तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट, दोनों के केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में जो सीजेआई है उसके पास ज्यादा पावर्स है, तो सीजेआई रिटायर्ड जज को भी बुला सकता है और सीजेआई किसी एड हॉक जज को भी अपॉइंट कर सकता है फॉर सच, है ना। अब दोनों के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट होना चाहिए उसके पास, और उन जजेस का भी कंसेंट होना चाहिए जिसको वो अपॉइंट करवा रहा है। एड हॉक जज सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का एग्जिस्टिंग सर्विंग जज होना चाहिए जो मिनिमम 5 साल की सर्विस वो कर चुका हो। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। कौन इन्हें अपॉइंट कर रहा है, हाँ, इंडिया के केस में, सुप्रीम कोर्ट के केस में सीजेआई। लेकिन हाई कोर्ट के केस में जो कैटेगरी ऑफ जजेस हैं वो 3 है। एक तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड के केस में अगेन जो सीजेएचसी है उसकी ही अथॉरिटी है, क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड है भाई, एक्सपीरियंस्ड है, यहां रिस्क नहीं ले सकते हैं ना हम, यहां रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो भाई हाई कोर्ट के केस में जो एक्टिंग जज है, दूसरा एक जज, ठीक है, एडिशनल जज है, तीसरा जज ये रिटायर्ड जज है। रिटायर्ड जज को सीजेएचसी करेगा, एक्टिंग और एडिशनल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। एक्टिंग जज तब तक बने रहेंगे जब तक नई वैकेंसी को फुलफिल ना की जाए, है ना, जो परमानेंट जज हो उसके द्वारा। जो एडिशनल जज है, एडिशनल जज को अपॉइंट कौन करेगा, एडिशनल जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। ये बार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल बात, इससे ज़्यादा कुछ भी और ध्यान में नहीं रखनी है। आई होप हमने ये पूरा इसमें रिवाइज कर लिया। ये बात ध्यान में रखना है, जो एडहॉक जजेज हैं तो इन्हें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है, हाँ, और प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू, कंसल्टेशन विद सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी फॉर द जज ऑफ द हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, एड हॉक जज जो सुप्रीम कोर्ट के बनने हैं ये सिर्फ और सिर्फ जज ऑफ द हाई कोर्ट होने चाहिए। ये ना तो कोई लॉयर बनाया जा सकते हैं, ना ही कोई अदर, है ना, अदर जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है वो बनाया जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से इन सारी चीज़ों से वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। एटलीस्ट ये याद रहे कि प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट कर रहा है, सीजीआई किसे अपॉइंट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में सीजीआई को ज़्यादा पावर्स है, लेकिन सीजेएचसी को ज़्यादा पावर नहीं है, इसके पास सिर्फ रिटायर्ड जज को बुलाने की पावर है। सिंपल बात यह है, बाकी आपको कुछ भी नहीं जानना है। अगली बात, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होगी, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद, है ना, विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो किसी अदर सीट को भी नोटिफाई कर सकते हैं एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में ये बात रखनी है। और जब भी कोई ऐसे एड हॉक या फिर टेम्परेरी जजेस बनाए जाने, उनके पास सारी वो पावर प्रिविलेजेस वगैरह रहती है जो नॉर्मल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है जब तक वो जज बने रहते हैं। क्लियर, ये बात। और हाँ, अगली बात ये भी आई थिंक मेमोरेंडम ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द हाई कोर्ट जजेस, इसमें हम ये बात एक बात ऐड करना भूल गए कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ है, जब हाई कोर्ट के जज की रिकमेंडेशन उसे मिल गई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को जब हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशन मिल गई आफ्टर कंसल्टिंग द 2 अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो रिकमेंडेशन दे दी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को, तो भाई साहब वो स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करेगा उसके बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविज़न करता है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है ये अपॉइंट किए जाएंगे, है ना। अभी के प्रोविज़न में तो यहाँ एनजैक लिखा हुआ है हर जगह, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोविज़न है जो आजकल भी चलते हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद सीजीआई एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही, है ना, गवर्नर का कंसेंट वहीं से मान लिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, गवर्नर भी इसमें एक पार्टी बनाई जाती है। अगली बात है, रिटायर्ड जजेस के केस में हमने देख लिया,
है ना, कि जो रिटायर्ड जजेस हैं तो उसके केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग ऑन दिस चैप्टर विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कहाँ गया वो यार, अच्छा एनजैक, अच्छा इसमें फिर से ये एनजैक डाल दिया। एक्चुअल में जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो रिटायर्ड जजेस को कॉल कर सकते हैं वापस कि आप आइए, आपकी ज़रूरत पड़ गई है ना। और हाँ, रिटायर्ड जजेस के लेकिन जो प्रिविलेजेस पर्क्स होंगे रिटायर्ड जजेस के, उसे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे कि इसके प्रिविलेजेस क्या होंगे, पर्क्स क्या होंगे, वो प्रेसिडेंट अलग से डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो हाँ, वो वाले प्रिविलेजेस नहीं होंगे जो ऑर्डिनरी जज को मिलते हैं, है ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं उससे। तो ये बात थोड़ी है जो ध्यान में रखी जा सकती है, लेकिन इतने डेप्थ पे आई डोंट थिंक वो पूछेगा। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि एड हॉक जज को कौन अपॉइंट कर रहा है, रिटायर्ड जज को कौन अपॉइंट कर रहा है। सिमिलरली स्टेट में भी कौन किस टाइप के जज को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, एक्टिंग जज को कौन कर रहा है, एडिशनल जज को कौन कर रहा है और रिटायर्ड जज को कौन कर रहा है। ये आपको थोड़ा इसकी डिस्टिंक्शन थोड़ी पता होनी चाहिए। फिर आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और जो हाई कोर्ट भी है, ये दोनों, इन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया गया है। कहाँ गया, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, ठीक है। ये रिट ज्यूरिस्डिक्शन तो हम पढ़ गए हैं, ट्रांसफर द सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, ऑफिसेज ऑफ हाई कोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। मतलब यही कहीं हाई कोर्ट वाला ये जो प्रोविज़न है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स दे आर डिक्लेयर्ड एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वी मीन कि इनका जो भी ऑर्डर होगा, डिक्री होगा, है ना, जजमेंट होगा, उसे कंसिडर किया जाएगा एज अ लॉ, और ये इसे लॉ कंसिडर किया जाएगा इन द एंटायर लैंड ऑफ इंडिया। उसे एक लॉ के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि अ जजमेंट ऑफ वन हाई कोर्ट is considered as a law throughout the territory of India, yes, एक हाई कोर्ट का डिसीजन भी जब तक उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स नहीं कर दिया तो उसे पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में एज अ लीगल रेफरेंस कंसिडर किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को जो है कंटेम्प्ट के, है ना, कंटेम्प्ट को मान लीजिए कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है तो उस कंटेम्प्ट को एड्रेस करने, उसको पनिश करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, हाई कोर्ट को भी दी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखनी है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर आर्टिकल 129 में भी मेंशन्ड है, आर्टिकल 142 में भी मेंशन्ड है। आर्टिकल 142 जब हम आगे पढ़ेंगे उसे हम इस चीज़ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस करने की पावर आ जाती है आर्टिकल 142 से। दूसरी पावर ये भी है, आर्टिकल 142 में ये बात मेंशन की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्लीनरी पावर्स होगी, प्लीनरी पावर टू इशू एनी डिक्री और ऑर्डर इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंप्लीट जस्टिस। एक पावर ये है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को वो समन कर सके, किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन को वो कॉल कर सके कि ये सच एंड सच डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड वो कंटेम्प्ट को भी पनिश कर सके। ये पावर दो जगह मेंशन की गई है सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कंटेम्प्ट को क्या डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, कंटेम्प्ट को डिफाइन, डिस्क्राइब हर तरीके से, है ना, जो भी इसके बारे में ब्रॉड प्रोविज़न है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अलग से, है ना, अलग से वो दी गई है। इसमें दो तरीके के कंटेम्प्ट को, है ना, दो तरीके के कंटेम्प्ट को दिखाया गया है। एक हो सकता है सिविल नेचर का कंटेम्प्ट जो थोड़ा नॉर्मल है, एक है आपका क्रिमिनल नेचर का कंटेम्प्ट। सिविल नेचर का कंटेम्प्ट होता है बस विलफुली डिसोबिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने कोई ऑर्डर इशू किया, आपने काम ही नहीं किया उसमें, और आपको पता है ऑर्डर इशू हुआ है, आपको उस ऑर्डर की कॉपी मिली हुई है, लेकिन आप विलफुली उस पर काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज द सिविल कंटेम्प्ट। ये थोड़ा नॉर्मल कंटेम्प्ट होता है। देयर इज अनदर कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब अराइज होता है? अगर आपने कोर्ट की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट को अगर आपने स्कैंडलाइज किया हुआ है,
अगर आप डिग्निटी ऑफ द कोर्ट को ब्रिंग डाउन करते हैं, है ना, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अगर आप किसी तरीके से बाधा डालते हैं, उन सारे केसेस में भाई साहब आप पे क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के चार्जेस लगते हैं और आपको 6 महीने तक की सज़ा जो है इसमें हो सकती है, और है ना 2000 तक का आपको फाइन इसमें लग सकता है। सिमिलर नेचर का ये जो है ना, ये जो कॉन्टेम्प्ट है, ये कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग प्रशांत भूषण पे कुछ टाइम पहले लगी हुई थी। उन्होंने जस्टिस बोबड़े पे कमेंट कर दिया था। जस्टिस बोबड़े किसी एक बड़े है ना, एक खैर छोड़िए, पार्टी का नाम नहीं लेंगे, कहीं पे वो गए हुए थे और एक बहुत बहुत अमीरों वाली बाइक पे वो सवार हुए थे। तो उन्होंने उस पर वो कर लिया कि ये दीज आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से उन्होंने कमेंट कर दिया था प्रशांत भूषण पे। तो प्रशांत भूषण पे 1 रुपया जुर्माना लगा था उस टाइम। तो प्रशांत भूषण हंसते हंसते बाहर आया वो आदमी। लेकिन जो कॉन्टेम्प्ट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट बात है, क्या हर कोई आदमी कॉन्टेम्प्ट के लिए फाइल कर सकता है केस? नो, नॉट ऑल पीपल। इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्टेम्प्ट, जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, विच इज ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2, जो 8 ग्राउंड्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या वहाँ पे मेंशन है। तो जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स 3 तरीके से चल सकती है किसी आदमी पे। मान लो आप पे कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलनी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट खुद सू मोटू जो है, ठीक है, सू मोटू भी कॉग्निजेंस इसमें ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोले कि हाँ इस आदमी ने विलफुली डिसोबे किया है हमारी प्रोसीडिंग को, उस केस में। दूसरा, ऐसी कोई भी पिटीशन फाइल की जा सकती है, कंटेम्प्ट की पिटीशन इन द कोर्ट बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा, कोई भी ऑर्डिनरी आदमी भी कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है। ऑर्डिनरी आदमी बोल सकता है कि इस आदमी ने आपके इस ऑर्डर का अवहेलना की है, इस पे कॉन्टेम्प्ट चलाया जाए। बट इन दिस केस, इन थर्ड केस, अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की रेटिफिकेशन उस एप्लीकेशन में चाहिए। समझ रहे हो? सो अगर वो बोले कि कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग एनी पर्सन, है ना, अनकंडीशनली फाइल कर सकता है, नो, देयर इज अ कंडीशन कि अगर ऑर्डिनरी आदमी कर रहा है कॉन्टेम्प्ट फाइल तो इनका रेटिफिकेशन उसमें भाई साहब चाहिए। क्लियर? अदरवाइज ये सुमोटो हो। और सेम चलता है हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में भी, सेम चीज़ चलता है। यहाँ अटॉर्नी जनरल को बस वो एडवोकेट जनरल वहाँ पे रिप्लेस कर देता है, बाकी कुछ नहीं है, सेम चलता है। बाकी आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। फिर आता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल डिसाइड, अदरवाइज दिल्ली होगी, बट है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो डिसाइड कि कहाँ पे है ना सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगी। हाँ, तो हाई कोर्ट के देखिए, इसके बाद जो पैरेलल प्रोसेसेस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ये थोड़े डिफर करेंगे। तो हाई कोर्ट के जो बाकी की पावर्स है, इसे हम नेक्स्ट सेक्शन में, एक छोटा सेक्शन में लूँगा। अदरवाइज ये थोड़े डिफर करेंगे, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वगैरह वगैरह थोड़े डिफर करेंगे। अभी के लिए बस अब यहाँ से आगे हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि एटलीस्ट ये इस सेशन में कंप्लीट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में ये रखना है कि इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट जितने भी मैटर हैं, बस वो सुप्रीम कोर्ट में हियर होंगे। किसी भी हाई कोर्ट में इंटर स्टेट मैटर और सेंटर स्टेट मैटर हियर नहीं होंगे। ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें वो चीज़ें नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी इस तरीके का केस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाला डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है ना, तो वो केस में हाँ, देयर शुड बी अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट जो कि इन्वॉल्व होना चाहिए। मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर केस में अगर फैक्ट पे डिस्प्यूट है तो, है ना, और वो सेंटर स्टेट इशू से रिलेट करता हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। या अगर लॉ पे कोई डिस्प्यूट है कि यहाँ पे, है ना, देयर इज सर्टेन डिस्प्यूट जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन डिमांड की जाए, तो हु इज़ द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। तो उस केस में भी ये सुप्रीम कोर्ट में हियर किए जा सकते हैं। ऑर्डिनरी पॉलिटिकल केसेस हियर नहीं किए जा सकते हैं। ऑर्डिनरी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट केसेस हियर नहीं किए जा सकते हैं। पॉलिटिकल मैटर हियर नहीं किए जा सकते हैं। ओनली मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट। मान लो एक गवर्नमेंट का कोई फैक्ट है, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, तो उस पर उन्होंने केस कर दिया, है ना। एक गवर्नमेंट का फैक्ट है, वो कह रही है कि सच एंड सच टेरिटरी इज अंडर आर स्टेट। दूसरी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं ये फैक्ट गलत है, ये टेरिटरी हमारे स्टेट में है। दिस कैन बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हो? लेकिन अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं
वो हियर नहीं किए जा सकते। कौन सा आर्टिकल है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है फेडरलिज्म में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान में। अगली बात ये, अगर कोई भी ऐसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हुई है, अगर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी ऐसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है, और है ना वो दो उनके केसेस में, है ना, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच उस एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई केस है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में, है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हियर नहीं किए जा सकते अगर उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, या फिर फेडरल कोर्ट का इसमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। अगर ऐसी किसी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और अदर ट्रीटी में भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि इस ट्रीटी के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, सुप्रीम एडजुडिकेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, तो उस ट्रीटी के अंडर केस को भी सुप्रीम कोर्ट हियर नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब स्टेट ए और स्टेट बी के बीच कोई ट्रीटी हुई, एग्रीमेंट हुआ, उसमें स्पेसिफिकली लिखा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हियर नहीं करेगा इस ट्रीटी के क्लॉजेस को, तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट हियर नहीं करेगा। वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आ सकता है, वो आप अदर चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं, आप उस पर अपील कर सकते हैं, एपलेट जुरिसडिक्शन में आ सकता है, स्पेशल लीव पिटीशन के तहत आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो बात को? एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 भी है। ओरिजिनल जो हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा हुआ है, रिट इशू करने की पावर, लेकिन वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है। ये ऊपर वाले एक्सक्लूसिव है, इंटरस्टेट मैटर, सेंटर स्टेट मैटर एक्सक्लूसिव है, 32 एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सिमिलर जो रिट्स हैं, रिट इशूज की जाती हैं, वो रिट हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैटर्स एज वेल। दैट मीन्स हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन एक पैरेलल और कॉन्करेंट रिट ज्यूरिसडिक्शन है, कॉन्करेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड इट इज ब्रॉडर देन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अदर मैटर्स को भी हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 हियर कर सकता है, नॉट जस्ट द फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। इससे पहले जो फेडरल कोर्ट 1935 के एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, इसके ऊपर प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, उसमें आप अपील कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अपील नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखनी है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, तो इसमें कई मैटर्स में आप अपील कर सकते हैं। जैसे सिविल मैटर में आप, है ना, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील की जा सकती है। अगर हाई कोर्ट कहे कि कोई भी मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, अगर हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट इशू करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट के खिलाफ अपील की जा सकती है। दूसरी बात, सिविल मैटर में भी अपील की जा सकती है। व्हाट आर सिविल मैटर? छोटे मोटे जमीन जायदाद का मामला, पैसे का मैटर, लेना देना। बाकी सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस मैंने ब्रॉडली पीछे से, है ना, फंडामेंटल राइट वाले में आपको बताया हुआ है। ब्रॉड जो सही डिफरेंस है वो ये है कि सिविल मैटर्स आर इंडिविजुअल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स आर सोशल मैटर्स, और दे आर मैटर्स अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट इज वन ऑफ द पार्टी इन ऑल क्रिमिनल मैटर्स। इंपॉर्टेंट बात यह है। तो सिविल मैटर में जो ऐसे, है ना, लेन देन का मामला होता है, सिविल मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं ओनली इन सम केसेस। नंबर 1, अगर उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, दैट मीन्स लीगल इंटरप्रिटेशन। अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट इशू करे कि भैया इसमें, है ना, हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट इशू करे कि हाँ इसमें, मतलब अपनी जजमेंट में ये बात लिखे कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है, क्योंकि हु इज़ द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ? सुप्रीम कोर्ट। अगर उसमें ये बात कहे कि, है ना, कि सच केस नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ऐसे सर्टिफिकेट इशू करे, तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। आपको कुछ भी, है ना, लक्ष्मीकांत में फालतू की बात दी गई है कि पहले एक्चुअल में इसमें 20,000 रुपये की लिमिट थी। अगर मतलब कोई भी पैसे का केस 20,000 रुपये से ज़्यादा का है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये लिमिट फिर हटा दी गई है ना। तो ये अब जरूरी नहीं है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो भी जानना जरूरी नहीं है। अब ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। इवन 1 रुपये का केस भी आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट कहे कि इसमें सब्सटेंशियल मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। फिर देखिए क्रिमिनल मैटर आता है। क्रिमिनल, मान लो आपने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्रिमिनल मैटर में भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किन केसेस में? क्रिमिनल केसेस में इंपॉर्टेंट बात है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। नंबर 1, आप सिर्फ कुछ केसेस में ही
क्रिमिनल अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कुछ केसेस में, जो मैंडेटरी अपील होती है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट को वो अपील लेनी ही लेनी होगी। देखो ये जो ऊपर हमने अपील पढ़ी सिविल अपील, ये वाली मैंडेटरी अपील होती है। अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करे कि देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन दिस जजमेंट, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील करो, तो इंपॉर्टेंट बात है सुप्रीम कोर्ट को वो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किया है कि इट इन्वॉल्व्स द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तब भी आप ऐसा कोई भी सिविल मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बट वो अंडर मैंडेटरी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, वो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू होगा। एंड स्पेशल लीव पिटीशन को एंटरटेन करना सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटरी पावर है ना, वो मैंडेट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, वो मैंडेटरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सिमिलरली स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू आप कोई भी क्रिमिनल मैटर को भी चैलेंज कर सकते हैं। मान लो अगर 2 साल की भी, अगर आपको 2 रुपया भी जुर्माना लगा है क्रिमिनल केस में, तो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू आप उसे भी चैलेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको मैंडेटरी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करना है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें कुछ ये 3 फीचर्स होने चाहिए। क्या? नंबर 1, अगर हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ जजमेंट दी है और आपको सेंटेंस टू डेथ किया है ना, डेथ या फिर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा। अगर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से आपको, ठीक है, आपका जो केस है अपने पास लिया और लोअर कोर्ट के डिसीजन को उसने रिवर्स करके, है ना, मान लो लोअर कोर्ट ने आपको एक्विटल दे दिया था, छोड़ दिया लोअर कोर्ट ने था कि हाँ ये जो है ये कल्प्रिट नहीं है, हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को रिवर्स करके आपको डेथ पेनल्टी दे दी या फिर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी, तो आप मैंडेटरी लीव पिटीशन के, है ना, मैंडेटरी जो है ये इन्वोक कर सकते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। या फिर, है ना, या फिर अगर जो है हाई कोर्ट खुद ये कहे कि दिस केस इज फिट फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सर्टिफिकेट इशू करे हाई कोर्ट, है ना, केस के साथ ही, केस की फाइनल जजमेंट के साथ हाई कोर्ट ऐसे सर्टिफिकेट उसमें अटैच करते हैं, बेसिकली डिक्लेरेशन लगाते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट में ये हियर होना चाहिए। उस केस में भी आपको ले सकते हैं डेथ प्लस 10। लेकिन अगर भाई साहब हाई कोर्ट ने आपको एक्विट कर दिया, समझ रहे हो, एक्विट माने आप पे पहले डेथ पेनल्टी लगाई हुई थी लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसे रेटिफाई ही नहीं किया। आपको मालूम है लोअर कोर्ट आपको डेथ पेनल्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगा तो सकता है, लेकिन वो रेटिफिकेशन होना चाहिए हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने उसे रेटिफाई नहीं किया, आपको एक्विट कर दिया, तो आप फिर उसी डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी पार्टी करे अलग बात है, आप चैलेंज उसे नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। दूसरी पार्टी स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू उसे चैलेंज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते उसे चैलेंज, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्विटेड है। क्या ही बोलेंगे आप, नहीं मेरे को छोड़ दिया, है ना। फिर देखो ये सर्टिफिकेट फॉर द अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट जो है इस तरीके का सर्टिफिकेट इशू कर सकता है कि दिस केस इज अप्रोप्रिएट टू बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। देन स्पेशल लीव पिटीशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक डिस्क्रिशनरी मैटर है। स्पेशल लीव पिटीशन किसी भी मैटर में किसी भी जजमेंट के खिलाफ, जजमेंट के है ना, जो इंटरलोक्यूटरी स्टेज है, मतलब जजमेंट जब चल रही है उसमें इंटरलोक्यूशन हो रहा है, 2 लोगों के बीच डिस्कशन अगर हो भी रहा है, उस स्टेज में भी आप स्पेशली पिटीशन लगा सकते हैं कि ये फलाने ढिमकाने कोर्ट में ये केस हियर हो रहा है, मेरे खिलाफ यहाँ पे ये कोर्ट केस जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब आप इसमें कुछ भी वो लगा सकते हैं अपनी जुगाड़। तो आप सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि प्लीज़ कंसिडर माई केस, और अपने पास ये हियरिंग के लिए बुलाए। तो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू आप इवन जब केस का फाइनल जजमेंट नहीं भी आया है, नॉर्मल ऑर्डर के खिलाफ भी आप स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर वो बोले कि स्पेशल लीव पिटीशन कैन बी फाइल्ड ओनली अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, नो, नॉर्मल जो अब ये जो ऊपर वाले है ना, मैंडेटरी ज्यूरिसडिक्शन, मैंडेटरी अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल ऑर्डर है, फाइनल सेंटेंस है, फाइनल जजमेंट है, सिर्फ इनके खिलाफ चल सकता है, फाइनल ऑर्डर के खिलाफ। इंटरमीडिएटरी जो स्टेज है ना, जिसे कंसिलिएशन के भाषा में कहा जाता है इंटरलोक्यूटरी स्टेज, तो भाई साहब उस स्टेज में भी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जा सकती है। वो स्पेशल है और ये मैंडेटरी नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट को इसे एक्सेप्ट करना। सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इंपॉर्टेंट बात है, आर्म्ड फोर्सेज के जो केसेस होंगे उसमें स्पेशल लीव पिटीशन फाइल नहीं की जा सकते। मान लो अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपका कोर्ट मार्शल हुआ है, तो आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह सकते कि यार मेरा कोर्ट मार्शल हो गया। नो, दैट इज आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल।
इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशल लीव पिटिशन ना सिर्फ लोअर कोर्ट, किसी भी लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू की वहाँ पे फाइल की जा सकती है, बल्कि एनी ट्रिब्यूनल ऑल्सो, ठीक है, उनकी जजमेंट के खिलाफ भी। फिर आता है रिव्यू जजमेंट। यहाँ से उन्होंने 2023 में सवाल पूछा था कि रिव्यू की पावर, इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, रिव्यू की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की पावर, अपनी जजमेंट को रिव्यू करने की पावर, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। क्या जुडिशियल रिव्यू मेंशन्ड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, लेकिन ये हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के रेफरेंस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। बट हाई कोर्ट ऑल्सो हैज़ रिव्यू पावर। हाउ? हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सॉरी, हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने हाई कोर्ट का अगर कोई एक जजमेंट भी आया, वो एक लॉ कंसिडर किया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो वी कैन नॉट अफोर्ड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड टू, है ना, टू पास अ जजमेंट विच इज फॉल्टी इन नेचर। अगर हाई कोर्ट को भी कभी लगता है कि हाँ मैंने कोई जजमेंट ऐसी पास कर दी जो फॉल्टी इन नेचर है, तो वो उसे रिव्यू कर सकता है। रिव्यू की पावर है, बट नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट बात है, इसी से उन्होंने PYQ पूछा हुआ था, और वो स्टेटमेंट आपकी गलत थी जो पूछा हुआ था कि हाई कोर्ट हैज द रिव्यू पावर्स एज सुप्रीम कोर्ट डज। नो, सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की पावर से हाई कोर्ट की रिव्यू की पावर डिफरेंट है। हाउ? सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू की पावर है एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, हाई कोर्ट की पावर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास है। सीधी बात यह है। अब रिव्यू जो पिटीशन है ये सिर्फ 30 दिन के अंदर जो है फाइल की जा सकती है। जैसे हमने देखा इलेक्शन पिटीशन सिर्फ 45 दिन के अंदर फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन भी सिर्फ 30 डेज के अंदर फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगर 30 दिन के अंदर फाइल नहीं हुआ, मान लो, है ना, मान लो आदमी बीमार था, 30 दिन के अंदर उसने फाइल नहीं किया, या फिर रिव्यू पिटीशन मान लो अगर रिजेक्ट हो गई, तो कोई रेमेडी नहीं है क्या? बिफोर 2002 देयर वाज नो सच रेमेडी एक्चुअली, बट इन 2002 देयर वाज अ केस हुर्रा वर्सेस हुर्रा, ठीक है, रूपा हुर्रा वर्सेस, ठीक है, ये देयर वाज अनदर पार्टी, हाँ ठीक है, कोई, है ना, रूपा हुर्रा बेसिकली इसे केस कहते हैं, रूपा हुर्रा केस। तो आप कह सकते हैं जो रूपा हुर्रा केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज़ कॉइन की, दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन। इंपॉर्टेंट बात है, रिव्यू पिटीशन इज मेंशन्ड, रिव्यू पावर इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यूरेटिव पावर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यूरेटिव पिटीशन की जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला है। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, रिव्यू के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉज इस्टेब्लिश कर रखे हैं कि रिव्यू पिटीशन, जो कि आर्टिकल 137 में मेंशन्ड है, वो रिव्यू पिटीशन कुछ 2-3 केसेस में ही फाइल की जा सकती है। नंबर 1, सिर्फ 30 दिन के अंदर। नंबर 2, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पेटेंट एरर इन द जजमेंट, पेटेंट एरर क्या होता है? एक ऐसा एरर जिससे कि पूरी जजमेंट खराब हो, अगर वो आइडेंटिफाई किया गया हो तो आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर जजमेंट, है ना, अगर डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस हुआ हो, है ना, आप अगर सुप्रीम कोर्ट को बोले कि इस केस में मुझे एक नया एविडेंस मिला है, फिर से इस केस को शुरू करें, तो आप 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। और एनी अदर सफिशिएंट रीज़न जो कि सुप्रीम कोर्ट माने कि हाँ अदर सफिशिएंट रीज़न के लिए भी आप जो है रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स में ये इस तरीके से बताया हुआ है। लेकिन, है ना, सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन 1966 में जो रूल इशू है उसमें ये लिखा हुआ है, आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है सुप्रीम, क्योंकि ऑलरेडी इससे PYQ पूछा हुआ है, वो आपसे पूछ सकते हैं, क्लियर। लेकिन भाई साहब, जो क्यूरेटिव पिटीशन है, इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने हुर्रा वर्सेज हुर्रा जजमेंट में एक बात कही कि रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट है ही नहीं। सो रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, रिव्यू पिटीशन कैन नॉट बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लेमिंग कि सच एंड सच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Why? Because Supreme Court itself is the protector of fundamental right declared by the Constitution कि Supreme Court shall be the guardian of the fundamental right। समझ रहे हो? तो आप सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं कह सकते, उसको भी, उस पर ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि मेरी कोई जजमेंट आपका फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे, यू कांट एलेज मी विद दैट।
समझ रहे हो, वो एलिगेशन आप मुझ पे नहीं लगा सकते। तो ये भी आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है जो हुर्रा वर्सेस हुर्रा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर आता है क्यूरेटिव पिटिशन का। 30 दिन की टाइम अगर ओवर हो गए फिर आप क्यूरेटिव पिटिशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट कैन आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, उसमें कोई वो नहीं है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ग्राउंड मेंशन किया है कि हर कभी आप क्यूरेटिव पिटिशन नहीं डालेंगे, सिर्फ कुछ केसेस में। फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में आप नहीं डालेंगे। आप ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट आपके पुराने जजमेंट की वजह से मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, नहीं। लेकिन आप एक उसमें आप किस ग्राउंड पे लगा सकते हैं क्यूरेटिव पिटिशन? नेचुरल जस्टिस के वायलेशन के। आप कह सकते हैं अगर आप ये प्रूव कर सकें कि हमारा कोई जजमेंट आपके आपके जो जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करता हो, तो हम क्यूरेटिव पिटिशन को एंटरटेन करेंगे। या जुडिशियल बायस अगर कहीं पे फाउंड हो, एक्सप्लिसिट जुडिशियल बायस, अगर आप प्रूव कर सको सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर्टिकुलर जज ने बायस्ड जजमेंट दी है, ऐसे ऐसे इसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, तो भी क्यूरेटिव पिटिशन लगाई जा सकती है ना। या फिर ये आप ये प्रूव कर सके कि कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज किया गया हो कैसे भी बाय द अथॉरिटी अगेंस्ट अ सर्टेन पर्सन, अगर आप ये प्रूव कर सकें तो भी क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की जा सकती है। और अगर वो बोले कि क्या फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ग्राउंड पे क्यूरेटिव पिटिशन फाइल हो सकती है, नो सॉरी, कैन नॉट बी फाइल। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी आम आदमी को क्यूरेटिव पिटिशन डालनी है तो वो किसी सीनियर एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट, अब देखो एडवोकेट्स की भी अलग अलग कैटेगरियाँ होती है, इसे अभी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एडवोकेट्स की अलग अलग कैटेगरियाँ होती है। नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है, देयर इज फर्स्ट कैटेगरी सीनियर एडवोकेट, दूसरा इज इंपॉर्टेंट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तीसरा इज, ठीक है, तीसरा इज योर नॉर्मल, है ना, अदर एडवोकेट्स। इंपॉर्टेंट बात है, एडवोकेट्स जो एडवोकेट एक्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट, वो सिर्फ इन एडवोकेट्स को, जनरल एडवोकेट को रिकॉग्नाइज करता है कि एक एडवोकेट कौन होगा, जो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होगा। बस इतनी बात है ना, वो एडवोकेट कंसिडर किया जाएगा। और एडवोकेट्स एक्ट के तहत एनी एडवोकेट, भले वो स्टेट बार काउंसिल में हो, यूनियन बार काउंसिल में हो, किसी, है ना, काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, उसके लिए स्टेट बार काउंसिल के एग्जाम होते हैं। तो एडवोकेट अगर कहीं पे क्वालिफाइड एडवोकेट कहीं पे रिकॉग्नाइज किया गया अंडर एडवोकेट एक्ट, तो वो पूरी इंडिया की किसी भी कोर्ट्स में जाकर के प्रैक्टिस कर सकता है। ये उसके पास आज़ादी है, अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे, ये बिल्कुल सही बात है। फिर आते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये मेंशन नहीं किए गए हैं आपके किसी भी ठीक है, किसी भी इस तरीके के लॉ में, वो एडवोकेट एक्ट में मेंशन नहीं है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज अ डेजिग्नेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के जो 2013 के रूल्स थे उसमें एक्सप्लिसिटली फिर ये बाद में मेंशन किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सिस्टम चलता है। अगर वो बोले कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज अ सिस्टम फाउंड इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, नो, हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है? जो मोर क्वालिफाइड देन ऑर्डिनरी एडवोकेट है नॉर्मली, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में स्पेसिफिकली उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकता है? देखो, मैं जब बोल रहा हूँ ना कि 2022 में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, PYQ है, तो दैट मीन्स कि PYQ आया है। आपको उसको क्वेश्चन नहीं करना है किसी भी तरीके से, क्वेश्चन बना हुआ है इसमें, तो दैट मीन्स बना हुआ है। यहाँ से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे सवाल पूछा हुआ है। नंबर 1, ये एडवोकेट एक्ट में मेंशन नहीं की गई ये टर्म, ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन बन सकता है? एनी एडवोकेट जो कि रिकॉग्नाइज हो, नंबर 1 अंडर एडवोकेट एक्ट, नंबर 2 उसकी एटलीस्ट 4 साल की प्रैक्टिस हो इन सुप्रीम कोर्ट, तो वो थोड़ा सीनियर होना चाहिए, ठीक है। और प्लस, है ना, अगर आपको ध्यान में थोड़ा रखना है वो ये कि जो एग्जिस्टिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसके पास मिनिमम 1 साल की उसकी ट्रेनिंग हुई हो, उसे हम कहेंगे एडवोकेट। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम वो पास करे तब जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। इसके क्या फायदे हैं? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्सक्लूसिव कैटेगरी ऑफ एडवोकेट होती है, ध्यान में ये बात रखनी है। सीनियर एडवोकेट को भी ये राइट नहीं मिलता है। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है इसके पास एक्सक्लूसिव कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने नाम से कोई वकालतनामा, एफिडेविट, कोई भी पेपर, कोई भी लेजिस्लेटिव पीस ऑफ वर्क वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सके इन एनी केस। इसीलिए जब भी अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ा होगा, आपने देखा होगा उसमें नीचे एक स्टैंप लगती है, बाय सम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड।
है ना। तो ये एक्सक्लूसिव कैटेगरी ऑफ वकील होती है। सीनियर एडवोकेट भी अपने है ना, सीनियर एडवोकेट विदाउट द रेफरेंस ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट जो है जिरह नहीं कर सकते। रेफरेंस ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जरूरी है। रेफरेंस ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जूनियर एडवोकेट्स के लिए भी जरूरी है अगर उन्हें जिरह करनी है। जूनियर एडवोकेट अपने दम पे सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा पेपर फाइल नहीं कर सकते हैं, कोई एविडेंस, कोई कोई ठीक है, कोई ये चीज़ें फाइल नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो, कोई जुडिशियल पेपर फाइल नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें है ना। हाँ, इसके लिए अगर वकालतनामा फाइल करना है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्सक्लूसिव कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स है, यहाँ से वो आपसे सवाल पूछ सकता है। क्लियर। तो भाई साहब ये जो सीनियर एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट के द्वारा क्यूरेटिव पिटिशन ऑथेंटिकेट की जानी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखनी है, क्यूरेटिव पिटिशन से आपसे सवाल बना सकते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में रहती है। फिर देखिए पार्लियामेंट के पास जो पावर है, पार्लियामेंट के पास एक्चुअली पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जुरिस्डिक्शन है उसे एनालाइज कर सके। ऐसी ही पावर जो है हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में भी पार्लियामेंट को दी गई है। इनफैक्ट पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट को वो एनेबल करे, है ना। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में। बट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बना करके सुप्रीम कोर्ट को अदर रिस्पेक्ट में भी, है ना, वो पावर दे सकते हैं। ध्यान में ये बात रखनी है। फिर ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कि भैया जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुमोटो भी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पे जो सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस को एड्रेस करने वाले केसेस हैं उनको अपने पास बुला सकता है। वो केसेस खुद हियर कर सकता है, उस केसेस को पार्शियली हियर करके वापस रिटर्न कर सकता है हाई कोर्ट को, बोले कि हाई कोर्ट अब जाकर के इसे हियर करो, समझ लो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारी प्लीनरी पावर्स है, वो किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस को अपने पास ले सकता है। क्लियर। फिर देखिए एंसिलरी पावर, ये कोई भी इसमें जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगली बात इंपॉर्टेंट, अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे बस इतना सा कि कॉन्स्टिट्यूशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल रिकॉर्ड्स, ये एक्सप्लिसिटली लिखा है सुप्रीम, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ से वो स्टेटमेंट बना सकता है। अगली बात, ये तो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेनरी पावर्स मिल जाती है, एनी ऑर्डर वो इशू कर दे टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा मिसयूज भी एक्चुअली किया है। फॉर एग्जांपल देयर हैव बीन केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीज़ें करी। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव एक्सपर्टीज इन क्रिकेट मैटर, फिर भी लोधा कमेटी को बनाया गया बीसीसीआई के लिए। सुप्रीम कोर्ट दारू के बारे में क्या जाने, है ना, टैक्सेशन के बारे में क्या जाने, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने दारू बैन कर दी है ना हाई कोर्ट्स में, मैं उसको हाईवेज में वो 400-500 मीटर जितना भी वो बैन था। तो ऐसी बहुत जगह ये जो पावर है ये मिसयूज की गई। इनफैक्ट दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इन तमिलनाडु गवर्नर केस, जब RN रवि ने जो 10 तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो लॉज हैं पहले उनको अपना असेंट नहीं दिया, तो 6 महीने के बाद जब वो फिर से पास करके आए तो फिर उसे रिजर्व कर दिया गया प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज करके भाई साहब विदाउट तमिलनाडु गवर्नर के सिग्नेचर के उन लॉज उन बिल्स को एक्ट बना दिया और ये जजमेंट पास की गई है ना। अगर वो चलो इसे अभी थोड़ा आगे देखेंगे इस पोर्शन को। तो ये जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, पिछले सेशन में ऑलरेडी हम ये देखे, सुप्रीम कोर्ट ने इसी पावर का यूज करके फिर कुछ डायरेक्शन इशू करी कि भैया हाँ है ना, कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा लॉ आया है रिजर्वेशन के लिए दूसरी बार आ गया हो और अगर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो हमसे उसे कंसल्ट करना चाहिए कि इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच हो रहा है या नहीं, करना चाहिए, ऑट टू, प्रेसिडेंट ऑट टू। फिर गवर्नर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई। गवर्नर पे रिस्ट्रिक्शन ये लगाई कि अगर तो आप प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर रहे हो बिल को या असेंट दे रहे हो बिल को विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तो 1 महीने के अंदर दो। अगर आप रिजर्व नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, है ना, अगर आप विदाउट देयर कंसेंट प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर रहे हैं या आप कंसेंट नहीं दे रहे हैं, है ना, दैट मीन्स यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम गिविंग योर कंसेंट, तो आप ये काम, ठीक है, आप ये काम 3 महीने के अंदर करो। ये जो लिमिटेशंस लगाई गई है उन पे, गवर्नर पे, ये इसी पावर का यूज करके लगाई गई है। आर्टिकल 142 में दूसरी बात लिखी गई है कंटेम्प्ट की पावर की भी, जो कि हमने आर्टिकल 129 के रिस्पेक्ट में पढ़ी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अगर वो बोले कि ओनली आर्टिकल 129 मेंशन्स इट, नो, आर्टिकल
आपकी 142 भी मैंने, अगर वो बोले कि आर्टिकल 142 के रेफरेंस में बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि इट हैज़ द पावर, इट गिव्स द पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, ये तो आप ठीक कर देंगे, सबको पता है। अगर बोले दूसरे स्टेटमेंट की इट गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, वो आप बोलेंगे नहीं नहीं कंटेम्प्ट के लिए तो अलग आर्टिकल है। तो नो नो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नो नो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, समझ गए। फिर आती है भाई साहब प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन का प्रोसेस, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है लीगल मैटर्स में। किन मैटर्स में? दो मैटर्स में एक्चुअली, दो तरीके के। एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वगैरह अगर हुई है ना, उसमें अगर कोई लीगल या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अराइज होता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट कैन रेफर द केस टू, है ना, मे रेफर, तो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है उस केस को रेफर करना, प्रेसिडेंट मे रेफर द केस टू सुप्रीम कोर्ट, प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाली ट्रीटी के केस में। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होगी वो सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरीली देनी पड़ेगी। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट एटसेट्रा, कोई ट्रीटी एटसेट्रा, उसमें अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी ही होगी। वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट पे ये भी बाइंडिंग नहीं है कि वो केस को रेफर करे, ये भी बाइंडिंग नहीं है कि उसको क्या एडवाइस मिली है, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट को ये बाइंडिंग है कि यस उसे एडवाइस देनी ही पड़ेगी। अदर होता है एनी अदर मैटर इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अदर देन दीज मैटर्स, उस केस में सुप्रीम कोर्ट पे भी बाइंडिंग नहीं है, वहां सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। अदर देन दीज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एटसेट्रा का जो मैटर है, जो अदर मैटर्स है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी मना कर सकता है कि नो 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 मैं इसमें एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। सिंपल बात है, बाकी नहीं। बाकी प्रेसिडेंट पे तो किसी भी केस में मैंडेटरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस सीख करना, किसी भी केस में मैंडेटरी तो नहीं है, क्लियर, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस सीख करना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, अगर मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे यूपीएससी के मेंबर्स को अगर मान लो आपको, और या है ना यूपीएससी के मेंबर्स को आपको रिमूव करना हो, तो उस मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करने के लिए, या फिर नेशनल कमीशन ऑन ओबीसी एससी एसटी, उनको अगर मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे या इनकेपेबिलिटी के ग्राउंड पे अगर आपको रिमूव करना हो, तो उन ग्राउंड्स पे रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को वो केस सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट उस केस में जो एडवाइस देगा वो बाइंडिंग होगी, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायर किया है ना भाई कि इसने मिसबिहेवियर किया है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट उस पर प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, नॉर्मल केसेस में नहीं। लेकिन वो बात यहाँ नहीं लिखी गई है, 143 के अंडर प्रेसिडेंट पे कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, ना रेफर करना ना एडवाइस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे एक केस में बाइंडिंग है, क्या? प्री कॉन्स्टिट्यूशन, बस इतना सा ध्यान में रखना है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए रूल मेकिंग की पावर किसके पास है ना, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट अपने लिए खुद रूल बना सकता है, बने हुए भी हैं, वही रूल हमने अभी पढ़े, ठीक है, हाँ, हुर्रा केस वगैरह, तो वो रूल बना सकता है सुप्रीम कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, तो किसी भी मैटर को रेगुलेट करने के लिए वो रूल बन सकते हैं, है ना, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, एनफोर्समेंट से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट अपने लिए खुद रूल बना सकता है, सिंपल बात इतनी सी है, ठीक है। और है ना ऑफ प्रोविजन, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट बात एक और भी थी, नंबर 1 जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है सुप्रीम कोर्ट में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्रिएट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो उसमें मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए, 5 जजेस नॉर्मली होने चाहिए। आपकी लक्ष्मीकांत में लिखा होगा कि मिनिमम 3 जजेस नॉर्मली बेंच में रहते हैं, नो, इवन सिंगल जज की भी बेंच रहती है। तो ये है ना, ये फैक्ट अगर वो आपको बोले कि मिनिमम, कि अदर बेंचेज में भी मिनिमम 2 या 3 जजेज हो, नो, सिंगल जज की बेंच भी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में और आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट अगर ओपिनियन सीख कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उन मैटर्स में मिनिमम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए, वो ही हियर करेंगे, और भाई साहब उनके वो मेजॉरिटी से जो जजमेंट देंगे, है ना, वो ही जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में मानी जाएगी, मेजॉरिटी वाली जजमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी जो जजेस, मान लो 3 जजेस ने पक्ष में दिया, 2 जजेस ने विपक्ष में दिया, तो वो जो 2 जजेस का डिसेंटिंग फैसला है वो अलग से डाला जाएगा,
समझ रहे हो? तो हैं ये उन पे बाइंडिंग नहीं है कि वो अपना कॉन्करेंसी दे जजमेंट में, या फिर उनकी जजमेंट को छुपा दिया जाएगा। नो, डिसेंटिंग जजमेंट को भी पब्लिश किया जाता है। अगली बात है, जितने भी ऑफिसर्स हैं और सर्वेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। हाँ, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हालांकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसमें यूपीएससी इन्वॉल्व रहता है, वो जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट मतलब ये स्पेसिफिकली कह सकता है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है तो वो आप यूपीएससी के रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो है ना, ऐसी कोई अभी रूल्स उतना एग्जिस्टिंग नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है जो हाँ सोल चीज़ है। तभी तो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं। ये आर्टिकल 146, अगर वो बोले कि मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम बहुत खराब हो गया है, मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम क्या है? देयर इज ए रोस्टर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये रोस्टर ऑफ जजेस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि कौन से जज को कौन सा केस मिलना है। ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड किया जाता है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डिसाइड करते हैं कौन जज को कौन केस मिलना है, कौन बेंच को कौन केस, अगर बेंच बड़ी करनी है बेंच कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ये सब चीज़ें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर, ही डिसाइड्स द केसेस। वो अपने पास अपनी बेंच में केस ले सकते हैं कहीं से भी, तो ये उनके पास एक बड़ी एक प्लेनरी पावर है। अदरवाइज बाकी सारी जजमेंट्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो जजमेंट होगी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी अदर जजेस की है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई वीटो मिला हुआ है यहाँ पे, लेकिन उनके पास पावर ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ से उनके पास मिलती है। यहीं से मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम का, अगर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम मेंशन्ड है, नो नॉट मेंशन्ड, सॉरी। अगली बात ये तो बता दिया कि चार्ज ऑन जो भी सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस है दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके साथ अब ना सुप्रीम कोर्ट समाप्त हुआ। हाई कोर्ट में भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत छोटा सा एक सेशन इसके बाद मैं हाई कोर्ट पे लूँगा, लेकिन उतना नहीं है क्योंकि आर्टिकल 226 के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। हाई कोर्ट के जो है ना जो ज्यूरिसडिक्शन है इनको उतना है ना जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मोस्टली हम ये हाई कोर्ट भी कवर कर चुके हैं। कुछ स्पेशल मुझे अगर दिखेगा कि ये चीज़ नहीं बताई तो एक छोटा सेशन उस पर मैं लूँगा। सो हाँ, ये है, ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम कंप्लीट किए। अदरवाइज इसमें मोस्टली आई थिंक हाई कोर्ट पे कुछ है ना, क्योंकि सेम ही है, हाई कोर्ट का भी जो ऑफिसर सर्वेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, तो वो पार्लियामेंट लॉ बना करके हाई कोर्ट, वही बात है ना कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट बना सकते हैं, उसमें स्टेट की डेफिनेशन में यूनियन टेरिटरी भी होगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया। सिमिलरली गवर्नर भी 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए, सारे स्टेट के लिए एक गवर्नर भी हो सकता है भाई, सीधी बात ये है, लीगली वो भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं आप। यही बात है, और क्या मतलब हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में खास बातें क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ जजेस को, हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र ऑफ जजेस को अभी एक बार देख लेते हैं। हाई कोर्ट के जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस हैं, इंपॉर्टेंट बात है, अगर ट्रांसफ़र की जानी है किसी हाई कोर्ट के जजेस की, नंबर 1 वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में की जानी है, ठीक है। और हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र कैसे की जाएगी, उसके लिए भी एक कोलिजियम बनेगा। उसके लिए बड़ा देखो, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम है CJI + 2 जजेस। ट्रांसफ़र के लिए है भाई CJI + 4 जजेस प्लस जज ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहाँ से ट्रांसफ़र होनी है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहाँ को ट्रांसफ़र होनी है। ये है पूरा भाई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन सब को कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर के वो एडवाइस टेंडर होगी। प्रेसिडेंट विल ट्रांसफर द जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अदर हाई कोर्ट, समझ रहे हो। तो अभी जो दिल्ली में, ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि दिल्ली के जो वो जज का केस आया रिश्वत वाला, तो वो ट्रांसफ़र किए जा रहे थे वापस MP के लिए आई थिंक, तो वहाँ पे बार काउंसिल ने उस पर प्रोटेस्ट वगैरह किया, तो ट्रांसफ़र को रोक दिया गया। पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट, कि भैया ऑल जितने भी बाकी कोर्ट्स हैं और ट्राइब्यूनल है, किसी भी इम्पॉर्टेंट बात है, ट्राइब्यूनल्स पे जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट का है सारे ट्राइब्यूनल पे, लेकिन एक ट्राइब्यूनल है NGT। भाई साहब NGT के ऑर्डर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं, वो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होते हैं। बाकी जितने भी ट्राइब्यूनल है, इवन जो आपके है ना जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसके डिसीजन भी बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है।
हाई कोर्ट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के भी। लेकिन एनजीटी का डिसीजन अगर आपको चैलेंज करना है तो वो बस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। आपको काम ये करना है, देयर इज अ टाइम लिमिट, कि उतनी टाइम के अंदर ही आपको सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज करना है। कितने मंथ से आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। ये एनजीटी को, ये हम पीवाईक्यू सीरीज में भाई अच्छे से कवर किए हुए हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बाकी ये सब चीज़ें हाई कोर्ट के पास जितने भी अपने अंडर, है ना, सबॉर्डिनेट कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, उनको रेगुलेट करने की उनकी पावर है, उसके लिए वो रूल्स बना सकते हैं हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट बात है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल वही है ना। सिंपल बात ये है, जो भी हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा हुआ है आर्टिकल 32 के रिस्पेक्ट में, उसमें एक बात ऐड की गई है बस, कि अदर देन द मैटर्स मेंशन्ड इन, है ना, या फिर अदर देन फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हाई कोर्ट अदर चीज़ों के लिए रिट इशू कर सकता है। सिंपल बात, है ना। और हाँ, ये बात है हाई कोर्ट के बारे में, बस रिट ज्यूरिसडिक्शन में, और कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन, है ना। इट इज़ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एज वेल। सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन माने कि केस सबसे पहले डायरेक्टली क्या आप रिट सुप्रीम कोर्ट से इशू करवा सकते हैं, बट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट। डायरेक्टली हाई कोर्ट से रिट इशू करवा सकते हैं विदाउट अप्रोचिंग एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेकिन भाई साहब, हाँ ठीक है, हाई कोर्ट से आप अदर मैटर्स में भी करवा सकते हैं, ये बात अलग है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हर बार डिस्करेज किया हुआ है, आप डायरेक्टली अगर रिट इशू करने सुप्रीम कोर्ट जाओ, हर बार सुप्रीम कोर्ट डिस्करेज करेगा कि पहले हाई कोर्ट को अप्रोच करिए आप, है ना। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स जो है, हाँ, वो इम्पोर्टेंट बात है। जो है सुप्रीम, जो भी ज्यूरिसडिक्शन है एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स का, एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स का, वो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उनकी जो टेरिटरी है, जो डिफाइंड टेरिटरी है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को, हाँ, जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने एक बात पढ़ी कि जहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाएगा जिसमें हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को चेंज किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो भाई साहब उस लॉ को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए मैंडेटरीली रिजर्व किया जाएगा बाय द गवर्नर। इंपॉर्टेंट बात यह है। तो अगर वो बोले कि कैन स्टेट लेजिस्लेचर चेंज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या स्टेटमेंट दे दे कि ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इवन स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो चेंज, बट उसके लिए प्रेसिडेंट का कंसेंट उस बिल में मिलना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखनी है। एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट एंड रिस्पेक्टिव पावर इंक्लूडिंग द पावर टू मेक द रूल्स ऑफ द कोर्ट, डिवीजन ऑफ द कोर्ट, वो सब बातें हैं ना। प्रोवाइडेड दैट एनी रिस्ट्रिक्शन विद द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर कंसर्निंग द रेवेन्यू, हाँ ठीक है, कंसर्निंग द ऑर्डर, है ना। ये बिल्कुल वही बात है, इतनी बात आपको ध्यान में, काम की बात यही है इससे, क्लियर। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है, हाई कोर्ट्स जो है ऑर्डर इशू कर सकते हैं ओनली फॉर जो भी इंसिडेंट्स उनकी टेरिटरी में हुए हैं, ठीक है। द कॉज ऑफ इंसिडेंट उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की टेरिटरी में होने चाहिए, तब आप वहाँ पे रिट इशू करवा सकते हैं हाई कोर्ट से, है ना। अगर ऐसा हुआ है, एमपी में कोई केस हुआ है, मान लो एमपी का कोई केस है, आप जा कर के उसे यूपी के, है ना, आप मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए, बोल दिए कि हाँ आप जो है हमारा एमपी वाला, मान लो व्यापम का घोटाला है, एमपी का घोटाला है, आप गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बोले कि वहाँ चैलेंज करते हैं, नहीं, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वहाँ पे मैटर करता है। समझ रहे हो? वहाँ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मैटर करता है। मैटर कैसे करता है? कॉज ऑफ इवेंट किस स्टेट में हुआ है, किस हाई कोर्ट की टेरिटरी में, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है, कॉज ऑफ इवेंट वहां पे होना चाहिए। जरूरी नहीं है इंडिविजुअल उस स्टेट से बिलोंग करे, इंडिविजुअल कैन बी फ्रॉम मणिपुर, लेकिन उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन अगर एमपी में हुआ है, एमपी में वो कर सकता है। अगर मणिपुर का वो, है ना, सिविलियन है, तो मणिपुर में जाकर के वो एज अ पर्सन वहां पे वो बोल सकता है कि मैं भाई यहाँ का सिटीजन हूँ, मुझे आप दो, तो यहाँ उसका डुअल वो रह जाएगा। क्योंकि फिर देखो लीगल लूपहोल होते हैं, वो बोलेगा कि यार मणिपुर में मैं ऑर्डिनरीली रहता हूँ, मेरा राइट वहाँ पे ऐसे वायलेट हो गया, आप प्लीज़ इसमें इंटरवीन कीजिए। तो उस केस में, है ना, इस तरीके से लीगल लूपहोल्स का यूज़ इसमें किया जा सकता है। लेकिन ऑर्डिनरीली आप अगर देखें, जो कॉज ऑफ इवेंट है वो उस हाई कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही होना चाहिए, है ना। फिर मिसयूज तो कहीं से भी किया जा सकता है, किसी भी प्रोविजन को बोल देंगे कि कॉज ऑफ इवेंट, है ना, इसका इन्फ्लुएंस जो है इधर भी पड़ रहा है।
सो दैट्स इट, ठीक है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक ये पूरा हो गया। कुछ भी अगर बचा हो भाई, आई डोंट थिंक कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बचा हुआ है ना। मोस्टली हमने सब चीज़ें कवर की है और बहुत ब्रॉडली कवर किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, अपना अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, है ना। अदरवाइज़ मुझे बहुत बहुत वो होता है एक बार कि मुझे लगता है कि मैं मुर्दों को वो कर रहा हूँ इसमें तो प्लीज़ आप अपनी वो दीजिए, फीडबैक देते रहिए, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच। और ये जो लिंक है टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज ऑलवेज, लव यू ऑल, बाय।